जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन से पद आते हैं, आइए सबसे पहले उनको देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये केंद्रीय कार्यपालिका टॉपिक क्या है। जब आपको टॉपिक ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है बाकी जो और कंटेंट्स है इससे रिलेटेड वो आपको क्लियर होता चला जाएगा और फ्रेश फ्रेश आपके माइंड में वो सेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय कार्यपालिका में मेरे प्यारे दोस्तों जो पद आते हैं उसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यानी मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, वो मंत्री भी आपके केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। और मंत्री परिषद के जितने भी मंत्रीगण हैं वो सभी के सभी मंत्री भी आपके जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। और केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो सभी प्रशासनिक अधिकारी भी आपके जो है केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं और उनका जो प्रमोशन होकर उनके जो है वो पदोन्नति करते हैं और वो केंद्र में जो है संसद में जो है अपनी सर्विस देते हैं। संसद में जो है नीतियाँ बनवाने में, जो है नीतियों का निर्धारण करने में जो काफ़ी जो हेल्प करते हैं और अपनी जो है सेवा देते हैं, तो वो भी जो है आपके जो है केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से पद जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। या मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ, मोटा मोटी अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र स्तर पर जो संसद हमारे नियम कानून बनाती है, उन नियम कानूनों को हमारे भारत देश में जो है लागू करवाना जिन्हों का काम होता है, जो व्यक्ति इन नियम कानूनों को हमारे भारत देश में लागू करवाते हैं, जो ये काम करते हैं इन नियम कानूनों को लागू करवाने का, वो सभी के सभी व्यक्ति जो है आपके जो केंद्र स्तर पर वो केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। और ये काम कौन करता है? ये इन कामों में जो अभी मैंने आपको पद बताए, इन पे जो अधिकारी बैठते हैं, जो मंत्री बैठते हैं, वो सभी के सभी यही काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का काम होता है वो साइन करता है। राष्ट्रपति जो हमारे भारत देश का जितने भी नियम कानून हमारे भारत देश में जो अपना रूप लेते हैं वो साइन करता है। जितनी भी विदेशों से जो नीतियाँ होती हैं, जो आपके जो है और भी कितने जो है हमारे देश में जो है जो काम होते हैं, जो राष्ट्रपति के जो है साइन होकर ही वो काम होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कितना अहम स्थान रहता है। इसे प्रधानमंत्री का भी जो काफ़ी अहम स्थान है। प्रधानमंत्री जो है कितनी नीतियों को हमारे भारत देश में लागू करवाता है। तो ये सभी के सभी जो है नीतियों को, नियमों को हमारे भारत देश में लागू करवाने का काम करते हैं केंद्र स्तर पर, इसलिए इनको केंद्रीय कार्यपालिका में रखा गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कौन कौन से पद जो है वो केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं और उनका क्या काम होता है। अब आपको ये जो टॉपिक है, जो आपको जो शब्द हैं केंद्रीय कार्यपालिका, जो दो वर्ड हैं, जो दो शब्द हैं केंद्रीय कार्यपालिका, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं, आखिरकार वो टॉपिक है क्या। तो राष्ट्रपति का जो पद है इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति का जो पद है इससे संबंधित जो हम जानकारी देखते हैं वो काफ़ी जो है ज़्यादा जानकारी है भारतीय संविधान में। एक वीडियो में कवर कर पाना टाइम को देखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको जो है वीडियो जो काफ़ी लॉन्ग लगने लगेगी, आपको बोर फील होने लगेगा। इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको इसके और भी पार्ट्स प्रोवाइड कराऊंगा। यानी तो हमारे भारतीय संविधान में जो केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित जो आर्टिकल दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, वो अनुच्छेद जो आपका यानी हमारे भारत देश में के संविधान में, हमारे भारत देश के संविधान में जो संविधान का जो भाग 5 है, इस भाग 5 में जो है केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में केंद्रीय कार्यपालिका की जो जानकारी यानी केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जो जानकारी दी गई है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में जानकारी दी गई है। और भाग 5 में जो अनुच्छेद आपका जो 52 है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक वो जितने भी अनुच्छेद हैं सभी के सभी वो केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जानकारी देते हैं।
अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि अनुच्छेद 52 में ये जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है साफ साफ कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में ये जानकारी दी गई है कि केंद्रीय कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का जो प्रयोग है या तो स्वयं करेगा या फिर उसके जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, उनकी हेल्प से करेगा। ठीक है, तो जो संविधान में राष्ट्रपति की जो स्थिति है ये वैधानिक अध्यक्ष की है, यानी विधि का कानून का अध्यक्ष होता है। भारतीय जो संविधान है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। एक तरीके से विधि का जो अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तथापि यानी उसका पद धुरी के उस धुरी के समान है जो भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको बैलेंस करता है। जो हमारे भारतीय जो राजनीतिक जितनी भी व्यवस्था है ना, जितनी प्रक्रिया है हमारे भारत देश की, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको बैलेंस करने का जो काम करता है ना, ये राष्ट्रपति का पद ही करता है। तो अब ये आगे चलते हैं। अनुच्छेद जो 54 है, जो आर्टिकल 54 है, इसमें जानकारी दी गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 में कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होगा, उनमें कौन कौन हिस्सा लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में जहां जहां विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य नहीं, यहाँ एक बात ध्यान रखना, केवल निर्वाचित सदस्य संसद के हों या विधानसभाओं के हों, केवल निर्वाचित सदस्य ही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। पहले हम जो राज्य हैं, राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, हर राज्य में जैसे हमारे भारत देश में जो है केंद्र में संसद होती है, नियम कानून बनाती है, और संसद के 2 सदन होते हैं, अंग 3 होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति। 3 उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं काय के? संसद के। ठीक है, तो इनमें जो उच्च सदन आपकी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा, राष्ट्रपति के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो जो इसमें 2 सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के दोनों सदन, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। किस तरीके से लेंगे उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद में हम जानकारी लेंगे। थोड़ा सा पहले हम जानकारी लेते हैं जो इसी तरीके से जो हर एक स्टेट में, ठीक है, कानून बनाने के लिए राज्य स्तर पर वो विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में संसद है ना नियम कानून बनाने के लिए, इसी तरीके से हर राज्य में राज्य स्तर पर नियम कानून बनाने के लिए वो विधानमंडल है। और विधानमंडल में भी आपके जो है वो 2 सदन होते हैं और इसके जो है 3 भाग होते हैं। यानी आपके जो है विधान सभा, ठीक है, और विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 आपके अंग होते हैं किसके? विधानमंडल के। ठीक, और इसमें जो 2 मैंने आपको सदन बताया, विधानसभा और विधान परिषद, जो राज्य स्तर पर जो विधानमंडल होती है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसमें जो विधानसभा है, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं हर स्टेट के अलग अलग हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है, हमारे भारत यानी हम भारत के जो है 28 स्टेट यानी 28 राज्य हमारे भारत में, हमारे भारत में जो 28 स्टेट हैं यानी 28 राज्य हैं, हर एक राज्य में जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अलग अलग हैं। वो हैं
जो हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं उसकी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में जो है, हर एक राज्य की जो विधानसभा है उसमें जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या रखी गई है। किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो वहाँ के विधानसभा में जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं लोगों द्वारा, उनकी जनसंख्या भी कम है। किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ के विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा है। यानी अगर मोटे तौर पर आपने नाम सुना हो तो एमएलए, जो राज्य राज्य स्तर पर जो विधानसभा है, विधानसभा में जो आपके उसके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने नाम सुना होगा, एमएलए। तो एमएलए जो होते हैं विधानसभा में, इनकी संख्या जो निर्धारित होती है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होती है। राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो एमएलए की संख्या, जो एमएलए हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी। राज्य की जनसंख्या कम है तो एमएलए की संख्या वो कम होगी। इस तरीके से तो ये है। अब जितने एमएलए हैं विधानसभा में वो सभी के सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो हिस्सा लेते हैं। हर एक स्टेट के, हर एक राज्य के जो एमएलए हैं वो सभी के सभी। अब एक एमएलए ने वोट डाला तो एक वोट काउंट नहीं होता। यहाँ पर ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। आप सोचोगे कि एक वोट काउंट नहीं होता, जब एक एमएलए एक वोट डालेगा तो एक वोट काउंट क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। एक वोट का मूल्य निकाला जाता है। यानी एक एमएलए अगर वोट डालेगा तो उसका एक वोट काउंट नहीं होगा, उसकी एक एमएलए के वोट का मूल्य जो है वो निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है आइए इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आप देखें तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, उस स्टेट की जनसंख्या जैसे 25 करोड़ है, ठीक है, और वहां पर एमएलए की संख्या, यानी उस राज्य में फिर एमएलए जितने भी हैं उनकी संख्या है 403। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जब एक एमएलए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वोट की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी जो वोट का मूल्य निकालेंगे या आंकेंगे, वोट का मूल्य निकालेंगे कि उस राज्य की टोटल जो जनसंख्या है उसको तो रख दो ऊपर अंश में। आपको स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हो कि जो राज्य की जनसंख्या है टोटल उसको तो रख दो ऊपर, उसकी जो संख्या आएगी, और बटे में नीचे हर में जितने भी उस राज्य के अंदर जो आपकी विधानसभा के अंदर जो एमएलए की संख्या जो निर्धारित की गई है उन एमएलए की संख्या रख दो नीचे, राज्य की जनसंख्या रख दी ऊपर, ठीक है, और इसको भाग दे दो, डिवाइड कर दो एमएलए की संख्याओं से, राज्य की जनसंख्या में भाग दे दो, और जो आंसर आएगा उस आंसर को जो है 1000 से फिर डिवाइड कर दो, 1000 से फिर भाग दे दो। वही एक एमएलए की वोट की वैल्यू समझी जाएगी, मानी जाएगी या होगी। तो इसी तरीके से जितने भी एमएलए हैं, जैसे 403 है उस राज्य में तो 403 की लगा लो। जब एक एमएलए की यानी एक एमएलए का वोट का यानी वोट का मत का मूल्य इतना है, यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू इतनी है, तो 403 एमएलए जो है उनकी वोट की वैल्यू कितनी बैठेगी फिर, तो हमें ये पता पड़ जाएगा उस स्टेट में टोटल जो एमएलए हैं उनकी वोट की जो यानी जो वोट का जो मूल्य है, जो वोट की वैल्यू है टोटल एमएलए की, वो कितनी हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे साफ साफ थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। इस तरीके से एक राज्य के आपको पता पड़ जाएगा टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी बैठेगी। राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो एमएलए की वोट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, और राज्य की जनसंख्या कम है तो एमएलए की जनसंख्या कम होगी, एमएलए की जनसंख्या कम होगी तो वोट की वैल्यू भी कम आएगी। एग्जाम्पल आपको सामने नजर आ रहे होंगे, जैसे आपको सिक्किम और यूपी का यहाँ आपको थोड़ा मोटे तौर पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से आपका जो है गोवा है, सिक्किम है, ये छोटे राज्य हैं। तो ये तो हो गए आपके वोट की वैल्यू इस तरीके से निकल कर आएगी। अगर एक एमएलए वोट डालेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो उसकी वोट की वैल्यू जो होगी वो वहां पर काउंट होगी, वही मानी जाएगी, ठीक है। जैसे एक एमएलए की वोट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 203 है, अगर उसने वोट डाला तो एक वोट काउंट नहीं होगा, वो 203 उसकी जो है एक तरीके से वोट यानी काउंट हो जाएगी, यानी 203 नंबर एक तरीके से राष्ट्रपति के खाते में वो काउंट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 203। अगर एक एमएलए की वोट की वैल्यू 203 है तो एक के वोट डलते ही 203 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। एक मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं। हर स्टेट
में इसी तरीके से सभी एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाएगी। सभी के सभी फिर वोट, यानी जो भी एमएलए हैं राज्य के, वो वोट डालेंगे, उनकी वोट की वैल्यू इसी तरीके से वो काउंट करी जाएगी, और वो जो है राष्ट्रपति के जो है उसमें जब निर्वाचन होगा उसमें काउंट की जाएगी। तो अब आइए जानते हैं संसद के जो एमपी हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हर एक एमपी की यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, काउंट की जाती है। जितने भी राज्य से एमएलए हैं, टोटल राज्यों से, उनकी जो वोट की वैल्यू है, सारी की सारी वोट की वैल्यू आप ऊपर रखिए। सारे एमएलए की, जितने भी राज्यों के एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू ऊपर रखी, और संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, सभी के सभी की जनसंख्या आप नीचे रखिए हर में, और उससे भाग दे दीजिए। किससे? संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन संख्या से आप जो है भाग दे दीजिए। ठीक है, आपको सामने एग्जाम्पल आपको ना स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर एक एमपी वोट डालेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 310 जो है एक एमपी की वोट की वैल्यू आई है, अगर उसने अपना वोट डालता है वो, तो उसकी वोट जो है एक नहीं काउंट होगी, वो आपकी 210 जो भी आई थी उसकी वोट की वैल्यू एक एमपी की वही काउंट होगी, तो वो मानी जाएगी। हमें यहाँ तक अच्छे से जानकारी हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उनकी वोट की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। पहले शपथ के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस तरीके से, उसके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति का जो पद है वो पद ग्रहण करने से पूर्व देश के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख जो है शपथ जो है ग्रहण करके उस पर हस्ताक्षर करता है। यानी राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करने से जो पूर्व, ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो अपना पद ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व जो है हमारे देश के जो भारत देश के जो सीजीआई हैं, यानी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारा भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके सम्मुख जो है राष्ट्रपति जो है अपनी जो है शपथ वो लेते हैं। ठीक है, शपथ और हस्ताक्षर करते हैं। और हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए जो योग्यता दी गई है, ऐसे नहीं कि कोई भी जो है राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए हमारे भारत देश के संविधान में कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। जैसे अनुच्छेद 58 में साफ साफ कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो नंबर 1 भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक हो मतलब जब उसका नामांकन, अगर कोई नामांकन राष्ट्रपति के लिए भर रहा है तो उस वक्त उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है। उससे पहले रहा हो या ना रहा हो भारत का नागरिक, लेकिन जिस वक्त वो अपना नामांकन भर रहा है कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए, तो उस कैंडिडेट का उस वक्त भारत का नागरिक होना जरूरी है। बस ये ध्यान रखना। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये मैंने अभी आपको बताया। 2 यहाँ पर योग्यताएं। तीसरा पॉइंट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथे नंबर पर एक बात कही गई है साफ साफ कि किसी भी लाभ के पद पर वो न हो। अब ये लाभ का पद कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है? जो मंत्रियों के पद होते हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, ये लाभ का पद नहीं माना जाता। मंत्रियों के पद लाभ के पद नहीं माने जाते। फिर लाभ के पद कौन से माने जाते हैं? लाभ के पद मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादातर माने जाते हैं जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम देकर हम जैसे कोई जैसे आईएएस बन गया या कोई आईपीएस बन गया, ठीक है, इस तरीके से एसडीएम बन गया, ये जितने भी पद होते हैं इस तरीके के, ये सभी के सभी लाभ के पद होते हैं। ठीक, और छोटा भी ऐसी इस तरीके से हम एग्जाम देकर जो कोई पद ग्रहण करते हैं वो छोटा पद हो या बड़े से बड़ा पद हो, सभी के सभी ज्यादातर वो लाभ के ही पद होते हैं। मोटा मोटे आप ये समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये 3 पद हैं। ठीक है, और आपके मंत्रियों के जो कुछ पद हैं ये सभी के सभी जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद में नहीं आते, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आपको योग्यता मालूम पड़ गई, तो इसके निर्वाचन में जो है, जैसे निर्वाचन प्रक्रिया में आपको बता रहा था, तो इसमें जो है जब कोई नामांकन अपना भरेगा तो उसके लिए जो है संसद के अंतर्गत, यानी संसद में जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक
यानी 100 जनों का होना जरूरी, यानी आपके सपोर्ट में 100 जने होने चाहिए संसद के अंदर, यानी संसद के सदस्य हों वो, यानी संसद में से ही 100 जने आपके फेवर में हों। 50 जने तो वो हों जो आपका प्रस्ताव लेकर, आपका नाम लेकर लिखित रूप में प्रस्ताव लेकर 50 जने आपका जो है जाएं और ये कहें कि जो इस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा 50 जने और हों संसद में से जो ये अनुमोदन करें उन प्रस्तावकों का कि हाँ जी हम इनके साथ हैं, ठीक है, हम इनके साथ हैं, हम भी जो है जो ये नाम बता रहे हैं उसको जो है राष्ट्रपति के जो पद पर जो है जो यानी लड़ाना चाहते हैं, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए खड़ा करना चाहते हैं। तो टोटल संसद के यानी आपके 100 व्यक्ति आपके फेवर में होने चाहिए, मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है, ये संसद के होने चाहिए, किसी भी सदन से हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 100 जने आपके फेवर में हो तभी आपका नामांकन जो है राष्ट्रपति के लिए वो जाएगा और राष्ट्रपति का आप जो है यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आप खड़े हो सकते हैं, आप राष्ट्रपति पद के लिए वो लड़ सकते हैं। जीतना ना जीतना वो बात की बात है, ठीक है, जीतना ना जीतना वो बात की बात है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए हमने योग्यता जानी, योग्यताओं के बाद में जो है हमने ये जाना कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदकों का होना जरूरी है संसद से ही। आपको अनुमोदक और प्रस्ताव का आपको अच्छे से मालूम पड़ गए किस तरीके से होने चाहिए। अब जो है जब इनकी वोटिंग होगी, जैसे 3 जने या 4 जने खड़े हुए हैं ए बी सी, तीनों जनों को कोई एक एमएलए आया या एमपी आया, उसने वोट डाला, उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक जने को वोट डालकर आ जाओगे जी मुझे तो ये पसंद है ए, मैं वो ए को एक वोट डाला और अपने आगे, नहीं, वोट सभी को देना होगा। जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे सभी के सभी को आपको वोट देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं गया, ठीक है, मुझे सभी को वोट देना है, लेकिन मुझको जो है सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो आपका बी पसंद है, बी व्यक्ति। एक मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लिख रहा मैं किसी का, ABC से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बी सबसे ज़्यादा पसंद है कि बी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए। मैंने बी को सबसे पहले नंबर पर वोट दे दिया, लेकिन मुझे वोट औरों को भी डालना है। अब मैंने सोचा यार किसी वजह से बी नहीं जीत पाया तो चलो कोई बात नहीं, मुझे इसके बाद में ए अगर राष्ट्रपति बनता है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बी नहीं बन पाया, बी बनना चाहिए लेकिन किसी वजह से बी हार जाता तो ए, चलो मैं ए को वोट दे देता हूँ दूसरे नंबर पे, तो ए मेरी तरफ से राष्ट्रपति हो जाएगा। और किसी वजह से ए भी नहीं बन पाया तो तीसरे नंबर पे मैं सी को वोट दे रहा हूँ, तो सी मेरी तरफ से राष्ट्रपति माना जाएगा। छोड़ना किसी को नहीं, वोट सभी को देनी है। पहले नंबर पे जिसको आपने वोट दिया वो आपकी तरफ से क्या है कि वो यानी आपका फेवरेट है सबसे, ठीक है, वो जीत गया तो सही है। अगर किसी वजह से वो नहीं जीता तो आपका फेवरेट कौन है सेकंड नंबर पर, जिसको आपने दूसरे नंबर पर वोट दिया वो, और वो भी नहीं जीत पाया तो तीसरे नंबर पर फेवरेट कौन है आपका, वो आपका सी। इसी तरीके से वोटिंग होती है। तो वरीयता के आधार पर हम वोटिंग करी जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट कोई एमएलए एमपी आता है, वो ए को तीसरी वरीयता देता है, बी को दूसरी देता है और सी को पहली वरीयता देता है, ठीक है। इसी तरह से फिर कोई नेक्स्ट जो है अपनी वोट डालने आता है एमएलए एमपी, वो भी जो है ए को तीसरी वरीयता देता है, बी को पहली और सी को दूसरी। फिर कोई नेक्स्ट जो है ए को पहली वरीयता देता है अपनी वोट जब डालता है और बी को तीसरी और सी को दूसरी। फिर 5वें नंबर पर कोई नेक्स्ट कैंडिडेट आता है वोट डालने के लिए, एमएलए एमपी कोई भी हो सकता है, वो भी जो है ए को पहली ही वरीयता देता है जैसे चौथे वाले ने दी थी, ठीक है, और बी को दूसरी देता है और सी को तीसरी देता है। इसी तरीके से सभी एमएलए एमपी आते चले जाते हैं और अपने अपनी वोट डालते हैं। जब अपनी अपनी वोट सभी डाल देते हैं तो फिर वरीयता के आधार पर वोटिंग जो है काउंट की जाती हैं। तो इस चार्ट में मैंने केवल 5 जनों का एग्जाम्पल लिया है, सभी को जो है इस चार्ट में समझाना सभी एमएलए और एमपी की वोटों को थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप ये सोच लीजिए कि अगर 5 जने ही इन 3 जनों को वोट डालते हैं तो इन 5 जनों के द्वारा ये 3 जनों में से कौन सा जीता माना जाएगा। तो इस चार्ट में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ए को जो है 3 जनों ने पहली वरीयता दी है और बी को जो है पहली वरीयता एक जने ने दी है केवल, और सी को भी जो है पहली वरीयता एक ही जने ने दी है। तो इस चार्ट से ये साबित होता है कि ए जो कैंडिडेट है वो जीता माना जाएगा, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि दो जनों की जो है वरीयता बराबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण की मतगणना की जाती है। जिन दो कैंडिडेटों की, ठीक है, जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं, उनकी अगर वरीयता बराबर आ जाती हैं तो उन्हीं में ही फिर ये देखते हैं कि दूसरी वरीयता किनको ज़्यादा मिली है। जिस व्यक्ति को जो है दूसरी वरीयता ज़्यादा मिली होगी वो फिर विजयी माना जाएगा। ये द्वितीय चरण की मतगणना में तय होता है। अभी तक केवल द्वितीय चरण की मतगणना केवल एक बार हुई है। अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसको देख लेते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है 5 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। और इससे पहले भी जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख यानी त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति एक ही आधार पर हट सकता है और एक ही प्रक्रिया से, वो है महाभियोग की प्रक्रिया। या तो राष्ट्रपति खुद अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे दे तब भी हट सकता है अपने पद से, या फिर वो महाभियोग की प्रक्रिया से। और महाभियोग की प्रक्रिया कब लागू होती है, इसका क्या प्रोसेस है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।